Welcome to Hardik Arogyam Research and Training Institute. Explore health, innovation, and learning with us. सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक जो नया विषय लेके आया हूँ, वो विषय ऐसा है कि जब हम कुछ बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका डायग्नोज करते वक्त कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो बार बार गुरुजी यही बोले हैं कि आप पेशेंट से जब बात करते हैं तो उसका जब डायग्नोस्टिक फॉर्म भरते हो तो छोटे से छोटे चीज़ को आप पूछिए, उसका खाना पीना, रहना, जहाँ उसको बीमारी के आने के पहले के क्या लक्षण थे, क्या बुखार आया था, क्या कोई बाहर की चीज़ खाई थी, क्या कहीं गिर गया था। तो ऐसे बहुत से एक जनरल क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बातों बातों के अंदर ही वो बीमारी का कारण हमें पता लग जाता है और हमें इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। आज जो मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, ये भी हमारे ही परिवार का एक सदस्य था, उनके संबंध से है। ये हमारी भाभी जी थी और इनको यूट्रस के अंदर 3 फिब्रॉइड थे, एक बड़ा था और 2 छोटे थे, और 1-2 सिस्ट थी जो कि ओवरीज में थी, और उनको 4-5 महीने लगातार इतनी ब्लीडिंग होती थी कि वो मेडिसिन से बंद नहीं हुई। और ये जो ब्लीडिंग होने की वजह से उनके पास से एक अजीब सी स्मेल आती थी। तो वो स्मेल दूसरों को तो बुरी लगती थी, उनको भी वो स्मेल अपने आप को अच्छी नहीं लगती थी, और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह से स्मेल से दूसरे लोग उसके परेशान होते थे। तो मैंने गुरुजी से बात करी तो गुरुजी बोले कि कोई नहीं बेटे, इसको आप आश्रम में बुलाइए, तो हम इनको ट्रीटमेंट करेंगे और देखेंगे भी जो भी होगा तो अच्छा ही होगा मतलब। तो गुरुजी ने ट्रीटमेंट शुरू किया और लगभग 7 दिन के बाद उनकी ब्लीडिंग जो है बंद हो गई, और वो लगभग 1 महीना और 12-13 दिन आश्रम में रहे। और जब उन्होंने वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवाई है तो बड़ी हैरानी वाली बात थी कि वो 2 जो छोटे-छोटे फिब्रॉइड थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, सिस्ट बिल्कुल भी नहीं थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और जो बड़ा जो फिब्रॉइड था यूट्रस के अंदर, उसका साइज़ भी लगभग बहुत उसका 1/4 हिस्सा कम हो चुका था। तो ऐसे फिर वो लोग थोड़े से वहाँ तो जाके किसी से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए अपने जाके घर पे, लेकिन 4 साल तक वो ठीक रहे। उसके बाद ये समस्या दोबारा शुरू हुई कि उनको ब्लीडिंग दोबारा होने लगी। तो क्योंकि वो शुगर के पेशेंट थे और फिज़िकल तौर पे भी काफ़ी वीक थे, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि भई आप, ऐसा है कि बार-बार ये तकलीफ़ होती है, तो इससे अच्छा कि आप यूट्रस को रिमूव करवा दें। लेकिन वो तैयार भी हो गए, और लेकिन डॉक्टर ने एक बोला कि भई मैं पहले कुछ दिन मेडिसिन दूँगा, जब तक ये ब्लीडिंग बंद नहीं होती तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो वो दवाई तो खाए, लेकिन 1 महीना दवाई खाते हुए हो गया, लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भई ऐसा-ऐसा है, तो अभी वही तकलीफ़ है, तो अभी ऑपरेशन का करवाना है, तो डॉक्टर बोले हैं कि ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप हमारे पास आ जाओ, तो मैं दिन में 3-4 ट्रीटमेंट कर दूँगा और कोई ठीक हो जाएगी मतलब। जब वो आई तो मैंने, जैसे आमतौर पे हम लोग सब लोग समझते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो कई बार एसिड का ट्रीटमेंट, जहाँ ये 125 डीसीसी ट्रीटमेंट देने से बहुत अच्छा लाभ हो जाता है, और मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी ठीक भी किए हैं और ज़्यादातर इन्हीं ट्रीटमेंटों का प्रयोग ज़्यादा किया है। लेकिन क्या हुआ कि जब उनको जो ट्रीटमेंट दिया,
उनकी ब्लीडिंग एकदम से बढ़ गई। तो मेरे को शाम को जैसे वो बोले कि आज तो 2-3 ट्रीटमेंट जो हुए हैं, तो इनकी तो ब्लीडिंग बढ़ गई इससे। तो मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि ब्लीडिंग बढ़े, ब्लीडिंग तो उल्टा कम होनी चाहिए थी आज, तो थोड़ा-सा इनको अच्छा लगना चाहिए था। तो फिर बोले कि नहीं आज तो ब्लीडिंग बढ़ गई। तो गुरुजी हमेशा हमको बोलते थे कि बेटे हमेशा पढ़ो। मैं आज 86 ईयर का हूँ, फिर भी मैं रात दिन पढ़ता हूँ, पेशेंट का चिंतन करता हूँ और उसी चिंतन के द्वारा मैं आपको नए-नए फ़ार्मूले प्रोवाइड करवा पाता हूँ। अगर आपको भी न्यूरोथेरेपी में कामयाब होना है, तो हमेशा कुछ न कुछ आप स्टडी करने का शौक पे रखिए। रोज़ 1 आधा घंटा कोई ना कोई टॉपिक को पढ़िए, डायटन की किताब पढ़ लो, कोई बीमारी के बारे में पढ़ लो, जहाँ कोई पेशेंट आप देख रहे हो, अगर उसको मान लो रिज़ल्ट नहीं आ रहा या उसकी बीमारी के बारे में समझना है, तो आप उसकी स्टडी करो। स्टडी करते-करते आपको बीमारी के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज होएगा कि भई ये बीमारी किस नेचर की है और किस ग्रंथियाँ या किस अंगों से ये मतलब हम मतलब उसको स्टिमुलेशन देने से वो केमिकल रिलीज़ करे कि ये बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ फिर क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए थोड़ा टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसा हुआ कि इनका ब्लीडिंग तो बढ़ना नहीं चाहिए था, ये तो बड़ी आशा से हमारे पास आए हैं। तो मैंने वेद खोला और वेद में मैंने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो उसके अंदर मुझे क्या मिला कि अगर प्लेटलेट्स कम होएँगे तो भी ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होएगी और रुकेगी नहीं। तो मैंने उसी टाइम उनके हस्बैंड को फ़ोन किया, रात के शायद 9 साढ़े 9 बजे होंगे, कि आप इनका कोई टेस्ट करवाए हैं जब मतलब प्लेटलेट टेस्ट हुए होंगे, तो आप उसकी रिपोर्ट देखें कितने हैं। जब टेस्ट में उन्होंने देखा तो उसमें जो प्लेटलेट्स थे वो 86,000 थे, जो कि आमतौर पे हमको 1.5 लाख के करीब चाहिए। उसी टाइम मैंने उनको इसका प्लेटलेट्स बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। 6 एडीआर मैंने 3 बार दिया और 1 पॉइंट लीवर इंटू मैंने 12 दिया। आप हैरान मानेंगे, सुबह तक जो ब्लीडिंग थी वो 50% कम हो चुकी थी और दिन में जो मैंने शेड्यूल में ट्रीटमेंट दिए हैं और मैंने प्लेटलेट्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट दिया और अगले ही दिन ब्लीडिंग बिल्कुल 100% बंद हो गई। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई छोटी-सी चीज़ वहाँ से अगर हमसे छूट जाए या हमारे ध्यान में ना रह जाए, तो कई बार बीमारी का वो बड़ा कारण बनती है। अब जहाँ प्लेटलेट कम थे और मैंने ये सोचा कि इनका एसिड बढ़ गया होगा, पॉइंट भी चेक किया एसिड उनका बढ़ा हुआ था। या फिर सोचा कि कैल्शियम कम होगा, वो भी उनमें मतलब ऐसे लगता था कि वो मतलब बाहर धूप में ज़्यादा नहीं जाते थे, थोड़े बीमार रहते थे। तो मेरे को लगा विटामिन डी3 ये थोड़ा-सा कम होगा तो इसकी वजह से हुआ। लेकिन कारण क्या निकला? कारण प्लेटलेट्स का कम होना निकला। जैसे ही मैंने वो ट्रीटमेंट दिया, वैसे तुरंत ही वो मतलब समझिए कि एक रात को ट्रीटमेंट दिया है और बाकी अगले दिन मैंने 2 या 3 ट्रीटमेंट दिए होंगे और शाम तक वो बिल्कुल ओके थी। और ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि गुरुजी ने डायग्नोज़ पे बहुत, बहुत, बहुत महत्व दिया है कि भई पेशेंट के पेन पॉइंट के साथ चेक करें और उसकी साथ में जो उसके रिपोर्ट्स हैं, उनको भी आप बारीकी से स्टडी करें। उसके ब्लड रिपोर्ट है, उसका सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ताकि आपको डायग्नोज़ करने में कोई दिक्कत ना हो और अगर डायग्नोज़ आप प्रॉपर कर लेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर डायग्नोज़ सही है, तो ट्रीटमेंट भी हमारा सही होगा और ऐसे ही ये एक मैंने केस ठीक किया था और ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि वेद को हमेशा साथ में रखिए, उसके 1-2 चैप्टर हमेशा पढ़िए, नए से नई चीज़ हमेशा आपको मिलेगी जो आप सोचेंगे कि ये तो कभी मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। धन्यवाद।